कई बार एक छोटी सी चिंगारी भी आग का रूप धारण कर लेती है और कई बार मामूली सी घटना एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप धारण कर लेती है। भारत में मनवादियों का प्रकोप है। सामाजिक न्याय का आंदोलन भारत में जब जब भी चला और अंतिम रूप धारण किया, तब तब धार्मिकता का जहर फैलाकर आंदोलन को विफल कर दिया गया। ऐसी बहुत सी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी गई जिनसे मनवादी बौखला गए तथा आंदोलन को असफल कर दिया गया। एक छोटी सी कहानी ने जीवन का मार्ग ही बदल दिया। एक छोटी सी कहानी ने जीवन का मार्ग ही बदल दिया। क्या मालूम था कि बारात की एक घटना से एक महान समाज सुधारक का जन्म होगा। जिस व्यक्ति को विद्यालय में बेइज्जत किया गया हो, जिसे बैलगाड़ी पर सवारी नहीं करने दी गई हो, जिसे सदैव नफरत की निगाहों से देखा गया हो, उस समाजसेवी का केवल यही कसूर था कि वह जाति से दलित और माली था। लेकिन इस जाति पाति की बगावत से वह भारत के इतिहास का मुख्य पृष्ठ बन गया, युग पुरुष बन गया और वह भारत में शिक्षा ज्योति क्रांति बन गया। नमस्कार, आदाब, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं धर्मेंद्र कुमार भास्कर और आपके बीच में लेकर के आया हूँ उस युग पुरुष ज्योति क्रांति महामना ज्योतिबा फूले साहब से जुड़ी एक कहानी वो इस प्रकार से है कि ज्योतिबा फूले जी के शिक्षा के समय में ही एक ब्राह्मण मित्र से मित्रता होती है। यूं कहें कि एक ब्राह्मण छात्र से एक अछूत ज्योतिबा फूले से मित्रता होती है और वो मित्रता इतने व्यापक स्तर पर पहुंच जाती है कि वह एक आपसी लगाव हो जाता है, जिससे कि उनका आना जाना एक दूसरे के यहाँ बना रहता है। उसी दरमियान उस ब्राह्मण मित्र की शादी होती है और वो ब्राह्मण मित्र बड़े प्रेम से, बड़े उल्लास से के साथ अपने उस अछूत मित्र यानी ज्योतिबा फूले साहब को शादी में निमंत्रण देता है। और जब बारात होती है तो वह बारात में ज्योतिबा फूले भी उसके साथ में जाते हैं। लेकिन जब बारात जनवासे पर पहुंच जाती है और उसके बाद द्वारचार के समय में जब सब लोग द्वारचार के लिए ससुराल यानी लड़की के घर जाते हैं तो रास्ते में कुछ रिश्तेदार, बाराती और घर वाले ज्योतिबा फूले साहब की ओर देखते हैं और देखते ही वह ज्योतिबा फूले से कहते हैं, करे अछूत शूद्र, तू इस बारात में कैसे यहाँ आ गया? तुझे कौन बुलाया है?
तो वह फूले साहब उनसे कहते हैं कि मुझे मेरे मित्र ने बुलाया है, जिसकी शादी हो रही है, उन्हीं ने मुझे बुलाया है। तो वह सब लोग उस दूल्हे के पास जाते हैं जेतुवारा फूले को लेकर और उससे कहते हैं कि देखिए, अगर तुम्हें शादी करनी है तो या तो हमें लेकर के कर लो या तो इसे लेकर के कर लो। तो कहते हैं क्या मतलब? तो कहते हैं कि यह अछूत शूद्र, इसने सारी बारात को अपवित्र कर दिया, नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, और तुमने इस शूद्र को बारात में बुलाए हो। हम नहीं रुकेंगे तुम्हारी बारात में, हम जा रहे हैं, तुम अपना इसी को लेकर के शादी कर लो, हम नहीं रुकेंगे। तो फूले साहब उस ब्राह्मण मित्र से कहते हैं कि हे मित्र, तुम अपनी प्रेम पूर्वक शादी कर लो और मैं ही चला जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि तुम्हारे ये रिश्तेदार, ये परिवार के लोग तुमसे इस बारात में बिछड़ें। इतना कहकर फूले साहब उस बारात से चले आते हैं और आ करके वो सोचते हैं कि इस संसार में, इस भारत में एक कुत्ते का तो सम्मान है। कुत्ता अगर थाली में खा ले तो उस थाली को धो दी जाती है। कुत्ता अगर घर में घुस जाए और छू ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक शूद्र, एक अछूत, एक दलित, एक ब्राह्मण को छू दे तो अपवित्र हो जाता है। तो वे कहते हैं कि इस संसार में जीना बेकार है। जब हमें मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का हक और अधिकार नहीं है, हम किसी को छू नहीं सकते, हम किसी के बारात नहीं जा सकते, विद्यालय में बैठकर पढ़ नहीं सकते, मंदिर में जा नहीं सकते, तो भला इस जिंदगी का क्या मतलब है? ऐसी घुट घुट करके जीने से इस जाति का दंश को कैसे झेल पाएंगे? तो आत्महत्या करने के लिए एक नदी के किनारे जाते हैं और उस नदी के किनारे सोचते हैं कि मैं क्या करूं। तो वहीं से कुछ लोग गले में हाड़ी और पीछे झाड़ू बांधे हुए निकलते हैं। तो ज्योतिबा फूले साहब उनको देखते हैं और देख करके उनको रुकवाते हैं और पूछते हैं कि भाइयों, यह तुमने क्या हाल बना रखी है, कैसे यहाँ इस तरह घूम रहे हो? तो लोग कहते हैं कि हे भाई, पेशवाओं ने, ब्राह्मण पेशवाओं ने एक ऐसी कानून व्यवस्था बनाई है कि हम शूद्र अछूत दिन में गांव में नहीं प्रवेश कर सकते। अगर हम गांव में प्रवेश कर लेते हैं तो हमारी वो हत्या कर देते हैं। और वो कहते हैं कि तुम शूद्र हो, अछूत हो, तुम दिन में नहीं प्रवेश कर सकते। अगर तुम इसको प्रवेश कर लिए तो हम लोग अपवित्र हो जाएंगे। और गले में हाड़ी इसलिए है क्योंकि अगर हम थूकते हैं तो इस गले में जो बंधी हुई हाड़ी है इसी में थूकेंगे। अगर हम भूमि में थूक देते हैं तो भूमि अपवित्र हो जाती है, अछूत हो जाती है। और पीछे झाड़ू इसलिए बांधे हुए हैं क्योंकि जहाँ से हम चलते हैं वहाँ हमारी पाउडर ना बने, हमारी परछाइयाँ ना बने, वो मिटती जाएं। उन्होंने ऐसा कानून, ऐसा प्रावधान बना करके हमें मजबूर किए हैं कि आप लोग ऐसा मानो, ऐसे करो। इसलिए हम लोग नदी के किनारे किनारे घूम रहे हैं। तो ज्योतिबा फूले साहब उनकी बातों को सुन करके अपने मन में सोचते हैं कि अगर इस जिल्लत भरी जिंदगी, इस जातिगत दंश के खिलाफ मैं नहीं आज खड़ा होऊंगा, मैं नहीं इस जातिगत लड़ाई को लड़ूंगा, तो मैं नहीं समझता कि कोई और इस प्रकार से सोचेगा कि यह अछूत शूद्र लोगों की, मूल निवासी समाज के लोगों की ऐसी गुलामी के बंधन को तोड़ने का काम करेगा।
और सोचते हैं और वह मन में बैठाते हैं कि ये इस काम को मुझी को करना चाहिए, मुझे अब अपनी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और वह वहीं से महात्मा फूले साहब का एक सामाजिक क्रांति की ओर आंदोलन करने का मार्ग प्रशस्त होता है। और वो महात्मा फूले फिर वह आत्महत्या नहीं करते और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को बढ़ाने का काम करते हैं। और वह सबसे पहले अछूतों को शिक्षा की ओर जोड़ते हैं और वो कहते हैं कि अगर मूल निवासी अछूत शूद्रों का इस जिल्लत भरी जिंदगी से निजात पाना है तो हमें शिक्षा की ओर अग्रसर होना होगा और हमें समाज को शिक्षित करना होगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले 1848 में शिक्षा के द्वार खोले और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार के लिए लड़े। इस प्रकार से महात्मा ज्योतिबा फूले की सामाजिक परिवर्तन की ओर अग्रसर होते हैं और वह युग पुरुष बन जाते हैं। यहीं से अपनी बात समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में। जय भीम, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र भास्कर आपसे विदा लेता हूँ।